जहाँ वेस्ट हर चीज़ की आज़ादी देता है, वो इस्लाम की तबलीग की भी आज़ादी देता है। तो वहाँ हम दावत कर सकते हैं और जो चाहे लोगों को बयान कर सकते हैं इस्लाम के बारे में। क्या सच है? फुटबॉल है गूगल। मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023 के लिए टॉप 5 फाइनलिस्ट में कराची मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023। अच्छा, सबसे पहले तो यही बात है कि मीडिया जो है वो तकरीबन हर ज़माने में एग्जिस्ट करता था। तो मक्का के टाइम से लेके अब तक मीडिया के मीन्स चेंज हुए हैं, लेकिन हमें हमेशा मीडिया दिखा है। तो पहले अगर लोग ज़बान का इस्तेमाल करते थे बातों को आगे पहुंचाने के लिए, और साथ में उन लोगों ने लिखना भी सीखा कि कैसे लिखा जाता है, और दूर दूर तक बात जहाँ तक पहुंचानी होती थी तो कबूतर के पाँव पे वो लोग क्या कहते हैं, एक पर्चे में पैगाम लिख के बांधते थे, उसे दूर तक भेजते थे। फिर एफएम आया, जिसमें जो हम बात कर रहे हैं वो लाइव स्ट्रीम हो रही है और दूर दूर तक पहुंच रही है। और फिर जब कैमरा ईजाद हुआ तो हमने देखा कि किस तरह हमने टीवीज़ में शोज़ आए और न्यूज़ आती थी और उसके ज़रिए लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती थी। अभी रिसेंट जो हमारे जिस एरा में हम लोग हैं, इसमें सोशल मीडिया है। इसकी स्पेशल बात यह है कि लोग कंटेंट देख के उस पर अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं। तो हम लोग कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आएगी वीडियो की शक्ल में, उसे हम लोगों के मुख्तलिफ कमेंट्स भी उसके ऊपर देख सकते हैं। तो अगर इस मीडिया की मैं अहमियत बयान करूं और मैं इसे बताऊं कि ये मक्का के टाइम्स में भी होता था, तो इसके बड़े इंटरेस्टिंग हमें क़िस्से मिलते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में शायरी बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी बातों को आगे पहुंचाने के लिए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चीफ़ पोएट बनाया था हसन इब्न साबित को। उनके साथ काब इब्न मालिक और अब्दुल्ला इब्न रवाहा भी थे, जो कि उनकी मदद करते थे। कुफ़ार के जो गलत अफ़कार थे उनका रद्द करते थे, उनको रिजेक्ट करते थे। इवन के नसर बिन हारिसा यमन से औरतें लाता था, जो कि क्या कहते हैं, डांस करके कहानियाँ सुनाती थी जिसमें इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें होती थी। तो उनको ये लोग रिफ्यूट करते थे। जिस तरह आज हम देखते हैं कि पीपल्स पार्टी ने कोई बात बोली, बिलावल भुट्टो ने कोई बात बोली, तो फिर अल्ताफ़ हुसैन के क्लिप आ रहे होते हैं, उसमें वो जवाब दे रहे होते हैं। या फिर इसी तरह पीटीआई का कोई बयान आया, पीएमएलएन ने कहा कि ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा सच्चाई में बिल्कुल नहीं है। तो जिस तरह पहले रिफ्यूट किया जाता था, अभी भी वैसे ही हो रहा है, लेकिन बस स्टाइल्स चेंज है। तो इसी को अगर हम आगे देखें कि किस तरह मीडिया को हर ज़माने में बेहतरीन तरीके से यूज़ किया जाता था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक पहाड़ होता था। आपने वो किस्सा सुना होगा, जिस एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ पे खड़े हुए कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि यहाँ पीछे से काफ़िला हमला करना आ रहा है, तो क्या तुम लोग यकीन करोगे? तो वो पहाड़ ऐसी जगह थी जो उस ज़माने का स्टेज की तरह था, यानी वहाँ उस पर कफ़ार चढ़ते थे, अपने कपड़े फाड़ते थे और लोगों की अटेंशन लेते थे कुछ चीज़ें करके, और फिर वहाँ पे ऐलान करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी जो खुराफात थी वो चीज़ें नहीं की, लेकिन उस जगह को यूज़ किया अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए। वो एक ऐसी जगह थी जहाँ से सब देख सकते थे स्पीकर को। तो क्या कहते हैं, हमने बेस्ट से बेस्ट मीडियम हर ज़माने में यूज़ किया है। यानी अब्बासी खिलाफत, उमैया खिलाफत में भी शायर हुआ करते थे, और जिस तरह कहता है ना कि उस ज़माने में अगर तलवार थी तो इस ज़माने में टैंकर्स होते हैं, मिसाइल्स होते हैं। तो अभी जो है, अब हमारे पास अच्छे मोबाइल कैमरास और बहुत ज़्यादा आसान हो गया ईज़ी किसी कंटेंट को बना के उस बात को आगे पहुंचाना। तो क्या कहते हैं, आज भी हमें जो बेहतरीन से बेहतरीन मीडिया में हम बात को आगे पहुंचाने के वो यूज़ करना चाहिए। अच्छा, मीडिया की अहमियत क्यों है, क्यों हम मीडिया को डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो है ये एक क्या कहते हैं हाईली इम्पोर्टेंट शोबा हो सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। यानी पर बंदा अगर हम देखें, हर बंदा 6 से 7 घंटे मीडिया पर रोज़ गुजारता है। ये एक ऐसी जगह है, ये ग्लोबल एवरेज जब इसका डेटा देखा गया तो एवरेज जो है वो 6-7 घंटे लोग इधर गुजार रहे होते हैं। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे गवर्नमेंट अपनी बहुत गहरी नज़र रखती है। वो देखती है कि कौन से ओपिनियंस हैं जो लोगों में चल रहा है, आवाम में जो टॉपिक्स हैं वो आजकल क्या चल रहा है। और जैसा आपने याद होगा, इमरान खान की जब गवर्नमेंट थी तो उन्होंने जितने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स थे उनके साथ एक मीटअप किया था, उनके साथ मीटिंग की थी। इवन हम देखते हैं कि मुफ्ती तारिक मसूद या तारिक जमील जितने स्कॉलर हैं जिनकी फॉलोइंग बढ़ी है, उनकी ISPR के साथ या आर्मी के साथ वो लोग मीटिंग ज़रूर करते हैं। और जिन स्कॉलर से लोग रब्ता करते हैं तो वो ख़ुद बताते हैं कि उनकी कॉल्स ट्रैक की जाती है और उनको नोट में रखा जाता है।
यहाँ तक कि हमने देखा कि इस्लामाबाद में अभी बिल्कुल रिसेंटली न्यूज़ है कि जर्नलिस्ट ने हाथ पे जंजीर डाल के प्रोटेस्ट किया पैके एक्ट के ख़िलाफ़। पैके एक्ट जो था उसमें उन लोगों ने कहा था, गवर्नमेंट ने कहा था, अताउल्लाह तरार जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के इंचार्ज हैं, उन्होंने कहा था कि जिस तरह पहले के ज़माने में लोग वॉल चॉकिंग करते थे, कुछ भी दीवार पे लिख के चले जाते थे, सोशल मीडिया का अब ऐसे इस्तेमाल हो रहा है, तो अब हम इस पर कंट्रोल करेंगे। किसी ने कोई गलत बात की तो हम जो है वो उसे 3 साल जेल में भी डाल सकते हैं या 2 मिलियन रुपीज़ का जुर्माना उस पर लगाया जा सकता है। अब गलत बात से मुराद अमूमन यही होता है जो सही बात कर रहे होते हैं या गवर्नमेंट के क्या कहते हैं ख़िलाफ़ जो बात जारी होती है, और गलत बात को डिफ़ाइन कौन करेगा, ज़ाहिर है। इस चीज़ पे क्या कहते हैं सहाफ़ियों ने क्रिटिक किया और कहा कि ये चीज़ जो है ये आप बोलने की आज़ादी लोगों से छीन रहे हैं। तो ये इतनी क्या कहते हैं सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है वो जर्नलिस्ट सही तरह नहीं बोल पाते, पब्लिश नहीं कर पाते। तो मीडिया जो है उसके अंदर ये ताकत है कि वो माशरे के ओपिनियंस चेक कर सकती है। तो अगर मैं मिसाल दूं तो अगर आपने सुना होगा ब्लैक लाइफ मैटर्स जो मुहिम चली थी, वो मीडिया की वजह से इस तरह फैली कि उसे ग्लोबली उस पर प्रोटेस्ट किया गया। यहाँ हमने ये भी देखा मी टू की जो मूवमेंट चली थी, एक एक्ट्रेस थी यूएस की, उसने कहा कि मेरे साथ हरासमेंट हुआ करती थी, उसने हैशटैग चलाया मी टू का और वो ट्विटर से इतना वायरल हो गया कि वो पूरी दुनिया में फैला। इवन चाइना में जब मी टू के हैशटैग को बैन किया गवर्नमेंट ने, तो वहाँ की औरतों ने मुख्तलिफ स्टाइल्स अडॉप्ट किए कि एल्गोरिथम उस वर्ड को डिटेक्ट ना कर पाएँ और उसे अपनी कैंपेन्स में यूज़ किया। इवन जैसे नूडल्स से वो चीज़ लिख दी और पिक्चर लेके इस तरह डाली कि वो पिक्चर्स तो सोशल मीडिया पे चल जाए लेकिन उनके एल्गोरिथम डिटेक्ट ना कर पाएँ। तो अगर अरब रेवोल्यूशन हम देखते हैं, अरब स्प्रिंग जो उठी थी वो भी मीडिया की वजह से बहुत ज़्यादा फैली थी और उसकी वजह से क्या कहते हैं 4 मुल्कों की हुकूमत गिर गई थी। तो ये मीडिया की ऐसी चीज़ें होती हैं जिस वजह से गवर्नमेंट्स को ये ख़तरा रहता है कि कहीं मीडिया के ज़रिए मीडिया लोगों की मदद ना करें इनकलाब के अंदर। तो नेटफ्लिक्स में एक सोशल डिलेमा डॉक्यूमेंट्री है, काफ़ी इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री है मीडिया के हवाले से। उस पर मैं देख रहा था कि मार्क ज़करबर्ग से पूछा एक इंटरव्यूअर ने कि फ़ेसबुक ने जो है वो इलेक्शन को इफ़ेक्ट किया था 2016 में, हमने इस पर रिसर्च किया। तो मार्क ज़करबर्ग ने कहा कि यार वो बहुत सारे फैक्टर्स थे, बहुत सारी पावर्स थी उसके पीछे और सिचुएशन इतनी कॉम्प्लेक्स है और उस बातें वो पटाना चाहता। तो जो इंटरव्यूअर कह रहा था हमने पूरी रिसर्च की है, ख़ास लोगों को ख़ास कंटेंट दिखाया जा रहा था और आवाम की जनरली वो सतही सोच होती है, वो लोग जो चीज़ देखते हैं फेसबुक पे बहुत ज़्यादा आ रही है, उन्हें ऐसा लगता है कि दुनिया में यही चल रहा है और उनके जो होते हैं माइंड उसी हिसाब से शेप हो जाता है। तो जिस वजह से गवर्नमेंट जो है वो मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। इसकी अगर मैं बेस्ट एग्जांपल दूँ, सबसे बेस्ट एग्जांपल जो मैंने देखा मीडिया की वजह से लोगों में अवेयरनेस की जो मुझे मिली वो है फ़लस्तीन की एग्जांपल। अभी फ़लस्तीन का जो जेनोसाइड हुआ है, कभी आई थिंक हिस्ट्री में 1200 साल में किसी जेनोसाइड की इस तरह डॉक्यूमेंटेशन लोगों के सामने नहीं आई होगी। कभी इस तरह कत्लेआम कवर नहीं हुआ होगा जिसको देख के नॉन मुस्लिम्स ने भी कहा यार ये कत्ल-ओ-गारत रोको, हमसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। यहाँ तक कि याहिया सिनवार का जो आखिरी मोमेंट्स थे जो उन्होंने छड़ी फेंकी कैमरे की तरफ, वो क्लिप रिकॉर्ड होना है ऐसे फाइनल मोमेंट्स और सोशल मीडिया पे वायरल होना, ये मीडिया की वजह से है। ये मीडिया की वजह से ऐसा हुआ है कि हमने देखा, मैंने जैसे पर्सनली जब वो बच्चे खून पड़े हुए और उससे देख के लोगों के अंदर एक सेंसेशन उठती है, एज अ दाई हमारे अंदर एक जज्बा बढ़ता है कि यार हमें अपनी स्ट्रगल मज़ीद तेज़ करनी चाहिए, ये क्या हो रहा है उम्मत के साथ। तो ये कुछ वजूहत होती हैं जिस वजह से मैंने कहा कि गवर्नमेंट्स जो है वो मीडिया पे बहुत फोकस करती है, क्योंकि मीडिया से गवर्नमेंट की करप्शन शो हो सकती है, मीडिया के ज़रिए गवर्नमेंट्स को एक्सपोज किया जा सकता है और लोगों के ओपिनियंस इससे बदले जा सकते हैं। स्पेशली जिसका वर्ल्ड व्यू थोड़ा कमज़ोर है और वो इतना अवेयर नहीं है, उसको ऐसी इन्फॉर्मेशन फीड की जा सकती है जिस पे वो यकीन कर लें और असल में वैसा हो भी नहीं। तो जो आइडियोलॉजिकल नेशंस होता हैं, जो नज़रियाती रियासतें होती हैं, वो अपने ऊपर जो निज़ाम नाफिज की हुई होती है उन्हें वो प्रोटेक्ट करती है, लेकिन वो साथ में क्या कहते हैं दुनिया तक भी पहुंचाती है उन अफकार को, नज़रियात को, जिसका एक टूल मीडिया है। और जैसा हमें अमेरिका के बारे में पता है कि अमेरिका ने इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया है मीडिया का। उन्होंने अफ़गानिस्तान में जब हमला करना था तो उन्होंने किस तरह मूवीज़ में अपने गेम्स में अफ़गानियों को दिखाया
कि वो क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और अमेरिका जा रहे हैं उन्हें बचाने के लिए। और IGI और कॉल ऑफ ड्यूटी गेम्स वगैरह में मैं देखता था कि किस तरह उन्हें दिखाया जाता था कि वो लोग बच्चों पे जुल्म कर रहे हैं और अमेरिका के जो अंग्रेज़ जाके हैं जुल्म से इंसानों को बचा रहे हैं। इवन इराक़ पे कहा कि ये लोग ऐसा हथियार बना रहे हैं जिससे इंसानियत को ख़तरा है, तो आपने इन्वेड करने को इस तरह जस्टिफाई किया। मीडिया के ज़रिए क्या ये सब दूर दूर तक ये गलत बात पहुँचाई। ईरान के बारे में कहा ये जो न्यूक्लियर वेपन बना रहा है इससे उस पूरे रीजन को ख़तरा है, तो अपने अटैक को इस तरह जस्टिफाई किया। तो US अपने आप को एक अच्छा करैक्टर इस तरह ही दिखाते हैं कि हम लोग जो हैं वो इंसाफ वाले हैं, और मीडिया पे सिचुएशन को बिल्कुल इस तरह प्रेजेंट करता है कि जैसे ऐसा लगता है कि ये लोग हक पे हैं और सामने वाला जो है वो दहशतगर्द है। तो इनकी मीडिया पॉलिसी क्या है? जो US है उसकी मीडिया पॉलिसी ये है कि उनका बुनियादी जो नज़रिया है वो है फ्रीडम्स, वो आज़ादी के तसव्वुर पे खड़े हुए हैं, जिससे निकला है सेकुलरिज़म, जिसे कहते हैं कि मज़हब और रियासत को अलग अलग करता है। उसी से जो इनका निज़ाम है निकला है वो है कैपिटलिज़म। और इस बुनियादी नज़रिए जो आज़ादी का नज़रिया इसको सामने रखते हुए इन्होंने अपनी सारी पॉलिसीज़ बनाई है। अगर मैं इनके कुछ लॉज आपको पढ़ के सुनाऊँ तो US लॉ में द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ US कॉन्स्टिट्यूशन सेफ गार्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच, दिस इज़ फाउंडेशनल प्रिंसिपल अंडरपिन्स द नेशंस कमिटमेंट टू फ्री एंड इंडिपेंडेंट मीडिया। दूसरा है ब्रॉडकास्ट मीडिया इंक्लूडिंग टेलीविजन रेडियो आर सब्जेक्टेड टू मोर स्ट्राइडेंट रेगुलेशन कंपेयर टू प्रिंट एंड ऑनलाइन मीडिया। फेडरल कम्युनिकेशन FFC ओवरसीज दिस रेगुलेशन मैनेजिंग एक्सपर्ट्स ऑफ लाइसेंसिंग। और तीसरा है मीडिया आउटलेट्स मस्ट नेविगेट डिफेमेशन एंड लेबल लॉ। और चौथा है मीडिया लॉ ऑल्सो इनकम्पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये जो 4 लॉ मैंने आपके सामने पढ़ के रखे हैं, इनमें बेसिकली डिस्कशन ये है कि हर बंदे को आज़ादी होगी कि वो जो कंटेंट चाहे पोस्ट कर सकता है लाइसेंस के साथ, और कुछ रेगुलेशन रखी हैं कि यार किसी के ख़िलाफ़ किसी को आप डिफेम नहीं कर सकते, किसी के बारे में झूठी बात आप नहीं डाल सकते। और एक और चीज़ जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो हम Q&A में डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं कि हम किसी और का कंटेंट लेके अपने पास से नहीं डाल सकते। तो फॉर एग्जांपल किसी ने अगर बुक प्रिंट की है, अपने नाम से पब्लिश की है, तो हम उसको प्रिंट करवा के नहीं बांट सकते। तो ये कुछ रूल्स थे उनके जो सारे आज़ादी से निकले थे कि बंदा जो पोस्ट करना चाहे कर सकता है, जो पब्लिश करना चाहे कर सकता है, वो किसी और की आज़ादी नहीं छीन सकता, वो किसी और की चीज़ अपने नाम से नहीं डाल सकता, मगर वो आज़ाद है। तो ये आज़ादी सहाफ़त जो है वो इनका बुनियादी नज़रिए से निकल रहा है, जो कि आज़ादी का नज़रिया है। अगर मैंने ब्रिटिश लॉ को जब मैंने पढ़ा तो तकरीबन सेम वो ऐसी था। तो ऑफकॉम जो था, ऑफिस ऑफ कम्युनिकेशन ब्रिटिश का, उन्होंने भी यही रूल रखा है कि मीडिया को आज़ादी होनी चाहिए, कोई मोनोपोली नहीं होनी चाहिए कि ख़ास लोगों के पास ताकत हो वही न्यूज़ को कंट्रोल करें। वो चाहते थे कि वो आज़ादी रखें और उन्होंने अपने लॉज में भी यही रखा है। अच्छा, ब्रिटिश ने थोड़ी सख्ती इस तरह से की हुई है कि वो थोड़े रॉयल हैं, तो वो कहते हैं कि मीडिया में थोड़ा क्या कहते हैं, बंदा ख़ास स्टैंडर्ड्स है जो फॉलो करेगा, चाहे वो वीडियो क्वालिटी हो या ड्रेसिंग हो। मगर बहरहाल जो बुनियादी इनके पीछे पॉइंट था वो आज़ादी का ही था। तो अगर हम इनको देखें तो अमेरिका में आज़ादी है कि अगर कोई अमेरिका के अंदर अमेरिका का ही झंडा जला रहा है तो वो आज़ाद है। इसकी और भी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स अगर मैं दूँ, अगर कोई एडल्ट एजेंसी बना रहा है फॉर एग्जांपल, तो उनके कॉन्स्टिट्यूशन के नज़दीक वो कुछ गलत नहीं कर रहा, वो आज़ाद है ऐसा करने में। अगर कोई कॉमेडियन है, आजकल हम देखते हैं कॉमेडी शोज़ बड़े ट्रेंडिंग में जा रहे हैं यूट्यूब पे, अगर वो कॉमेडियन किसी की फैमिली का फुल मजाक बना रहा है तो वो भी उनके कॉन्स्टिट्यूशन के नज़दीक जायज़ है। अगर कोई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर कार्टून बना रहा है, नाउज़ुबिल्लाह, जो कि क्या कहते हैं, जिस चीज़ पे वहाँ पे क्रिश्चियन ने शुरू में बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाया, लेकिन बाद में ये चीज़ नॉर्मलाइज हो गई कि ये लोग ऐसा कर सकते हैं, इनको आज़ादी है। इवन गुस्ताखाना अगर कोई कॉमिक भी बना रहे तो क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में आज़ादी है तो वो ऐसा कर सकते हैं। इवन इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल जो कि पाकिस्तान में उसका तस्वर भी नहीं कर सकते, लेकिन वो एक आज़ाद रियासत है, तो हम कहते हैं कि वहाँ जैसे कहते हैं कि मिसाल के तौर पर वेजिटेरियन का प्रोटेस्ट हो गया कि वो आज़ाद, वो कह रहे हैं कि हमें आज़ादी है कि जानवरों का जो जानवर है उनको भी आज़ादी का हक़ है, उनका गोश्त नहीं खाया जाए, और वो प्रोटेस्ट करता है। और उन लोग के सामने बंदा आके, मैं देखा यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह में देखा, उनके सामने आके बंदा जिंगर बर्गर खा रहा है, तो उसको भी आज़ादी है कि वो जाके ऐसा कर सकता है। तो क्योंकि वो फ्रीडम्स पे खड़ा है और वो हर किस्म का मसले को लेके उठ सकता है। और सेम सोसाइटी में
हम देखते हैं यूट्यूब पे डिबेटर्स वगैरह जो होते हैं वो इस्लाम की दावत भी करते हैं। तो वहाँ जहाँ वेस्ट हर चीज़ की आज़ादी देता है, वो इस्लाम की तबलीग की भी आज़ादी देता है। तो वहाँ हम दावत कर सकते हैं और जो चाहे लोगों को बयान कर सकते हैं इस्लाम के बारे में। क्या सच है? नहीं। इसमें इस बात में एक ट्विस्ट है कि जहाँ इस्लाम की बात आती है वहाँ वो लोग इतना ही इस्लाम की बात करने की इजाज़त देते हैं जितना उनके मफाद के बारे में उस, और इतना ही हम बात कर पाएंगे जितना उनके क्या कहते हैं, जितना वो अफोर्ड कर सकें। लेकिन जहाँ उन्होंने अपने सिस्टम को नुकसान होते हुए देखा वहाँ पे वो लोग रोकते हैं। यहाँ तक कि मेरे कुछ दोस्त ऐसा समझते थे जो लॉज पढ़ते हैं, वो कहते हैं ब्रिटिश जो है वो डेमोक्रेसी की बेस्ट एग्जाम्पल है। ब्रिटिश में बोलने की 100% आज़ादी है, लेकिन जैसे कि मैंने जब रिसर्च की तो पता चला कि ओवेन जोन्स जो ब्रिटिश का जर्नलिस्ट है, उसने अपनी बुक द एस्टैब्लिशमेंट ने कहा है देयर इज़ नो फ्री प्रेस इन ब्रिटिश, द मेन स्ट्रीम मीडिया इज़ कंट्रोल्ड बाय वेरी स्मॉल नंबर ऑफ पॉलिटिकली मोटिवेटेड ऑनर्स। तो हमने देखा कि ब्रिटिश में उसने बताया कि बहुत ही कम चैनल्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ चैनल जो हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड कुछ लोग हैं जो कंट्रोल कर रहे होते हैं, और वो बोलने की भी आज़ादी पे पाबंदी लगाते हैं। जर्नलिस्ट, एडिटर्स हुकूमती करप्शन को जो एक्सपोज करता है उनको ये जेलों में डालता है। इवन क्या कहते हैं, जब फ़लस्तीन का इशू बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग था, मैंने भी एक पोस्ट डाला था कि KFC के साथ साथ डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म का भी बाइकआउट करना चाहिए, इस तरह की बात थी ना पोस्ट में। तो कुछ देर बाद ही वो पोस्ट रिमूव हो गया और फेसबुक का नोटिफिकेशन आया वहाँ हमारी गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ जाता है आपको पोस्ट। तो मेरे जहन में ये है कि ये कैसी इनकी आज़ादी है बोलने की, कि एक तरफ तो कहते हैं कि यार हर चीज़ बोल सकता है, और मेरे ख्याल से इनका यही सीन है कि क्या कहते हैं, हेट स्पीच वो चीज़ है जो इनके मफाद के ख़िलाफ़ जा रहे हो। जो चीज़ इनके मफाद के ख़िलाफ़ जा रही हो उससे ये लोग हेट स्पीच की कैटेगरी में डालते हैं और उस पर पाबंदी लगा देते हैं। इवन जब एलन मस्क ने जब एक्स ख़रीदा था, तो एलन मस्क ने जब ट्विटर ख़रीदा था तो उसने कहा था कि आज के बाद से ट्विटर पे आज़ादी होगी, बंदा जो चाहे ट्विटर पे बोल सकता है, ट्विटर पे जो बात रखना चाहे रख सकता है। तो उसने लेकिन साथ में ब्रैकेट में ये बात भी कर दी कि कोई हेट स्पीच नहीं होगी, कोई वायलेंस नहीं होगा, और वहाँ पे उन अंग्रेज़ों ने इस बात पे रोस्ट किया कि यार तुम कह रहे हो कोई हेट स्पीच नहीं होगी, तो ये डिफ़ाइन कौन करेगा कि हेट स्पीच क्या होती है, वायलेंस क्या होती है। तो इनकी आज़ादी जो है, इसके साथ सबसे मेन इशू यही है कि ये लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन की जो हेट स्पीच या किसी और की आज़ादी छीनना, या फिर क्या कहते हैं बंदा पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ जा रहे हेट फैला के, इन्हें इतना वेग रखते हैं कि अपने मफाद के मुताबिक यूज़ कर सके। अगर इसी बात को मैं आगे लेके चलूँ तो डिवाइड हॉवर्ड जो था बहुत मशहूर NBA स्टार था, वहाँ NBA की बहुत ज़्यादा बास्केटबॉल होती है, उसकी बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग होती है, उसके बहुत बड़े व्यूअर्स होते हैं, और उस लीग का बंदे ने खाली फ्री फ़लस्तीन लिख के डाला अपने ट्विटर पे, उसको लीग से किक किया उसको, और उसे कहा कि उस NBA कमीशन ने रब्ता किया कि ये जो आपने पोस्ट डाले इसको हटाएं, और उसके एजेंट्स जितने थे, ज़ाहिर है जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनको लोग स्पॉन्सर करते हैं, उन्होंने भी रब्ता किया कि अपने पोस्ट हटाओ। तो उसने पॉडकास्ट पर अपना गुस्सा उतार रहा था, वो कहता है यार ये कैसी आज़ादी है, ये तुम इन लोग ने क्या मजाक बना रखा है कि बंदा अपनी बात भी नहीं कर सकता। तो इवन टिकटॉक पे भी अभी अमेरिका में बात शुरू हुई थी ना कि टिकटॉक को हम बैन कर देंगे, तो उसके पीछे एक बड़ी वजह तजिया निगारों ने पेश की और डेटा भी शेयर किया कि टिकटॉक पे 70% कंटेंट ऐसा वायरल हो रहा था जो फ़लस्तीन से रिलेटेड था और एंटी अमेरिका था। तो जिस वजह से टिकटॉक पे उन लोगों ने सख्ती की और बैन करने पे बात हुई। अब मुझे नहीं पता बैन हुआ है या नहीं हुआ, मगर क्या कहते हैं टिकटॉक ने भी पॉलिसी बनाई है कि किसी भी पोस्ट पे अगर फ्री फ़लस्तीन लिखा हुआ होगा तो वो उसे ऑटोमेटिकली हेट स्पीच में कैटेगराइज करेगा और उसे रिमूव कर देगा। सेम चीज़ इंस्टाग्राम पे भी हुई। हमारे शबाब बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे भी कैंपेन्स चला रहे थे, तो हमने देखा अकाउंट्स इंस्टाग्राम पे बंद हुए, पोस्ट रिमूव हुई। तो ये इनकी मुनाफ़क़त है कि ये लोग कहते तो हैं बोलने की आज़ादी है, लेकिन जहाँ बात आती है वहाँ जहाँ इनके ख़िलाफ़ बात आती है उसे ये लोग रोक देते हैं। सेम चीज़ पाकिस्तान के मीडिया में भी होती है, क्यों यहाँ पे भी ज़ाहिर इस्लाम कायम नहीं है और यहाँ पे भी सरमायादार लोग ही बैठे हुए हैं जिन्होंने यहाँ वो सिस्टम लाया हुआ है। तो यहाँ पे भी मीडिया में उस तरह की आज़ादी नहीं मिल पाती जिस तरह की होनी चाहिए। हमने देखा इमरान रियाज खान PTI
के दौर में वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग जा रहा था, उसके तज़िये जो थे वो बहुत ज़्यादा फेसबुक पे वायरल भी होते थे और शेयर करते थे, और वो स्टेट के साथ था क्योंकि तो उसे एक प्राइज़ दिया गया जहाँ वो स्टेट के ख़िलाफ़ इमरान खान की जेल के बाद, तो उसे जेल भी की, उससे टॉर्चर भी किया और उस पर बोलने पे सख्तियाँ भी आयद की। एक और एग्जांपल अगर मैं इंटरेस्टिंग दूँ, फैसल वराइच, अगर आपने पॉडकास्ट वाला बंदा सुना हो, उसने क्या कहते हैं शहबाज शरीफ, सिराजुल हक, कई सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ भी पॉडकास्ट की अपनी। तो वो एक उससे किसी ने इंटरव्यू लिया और उसने बताया कि यार बोलने की आज़ादी नहीं है पाकिस्तान में। कहा मुझे लोग क्रिटिक तो करते हैं कि तुम इतने बड़े प्लेटफॉर्म में हो, हक बात खुल के बोलो, लेकिन मैं हक बात नहीं बोलता। मुझे पता है कि मेरे बीवी बच्चे हैं और मुझे क्या कहते हैं उनको जाके अपनी शक्ल दिखानी है। मैं वो बात नहीं बोलूँगा जिससे मुझे नुकसान हो सकता है। फिर उसने कहा लोगों के लिए बोलना आसान है कि बड़े प्लेटफॉर्म से बात करो, लेकिन उन्हें नहीं पता मेरे पास क्या कॉलें आती हैं। प्रोफेसर वराइच ने बताया कि मेरे पास एजेंसी की कॉल आती थी कि मिलना है हमसे, यानी जो बड़े बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे पॉडकास्टर होता है उनसे एजेंसीज रब्ता करती हैं। तो उन्हें बार बार बोलती थी मिलना है, वो टालते रहता था, वो कहता था मिल लूँगा आपसे, मिल लूँगा। तो ये वक्त आया कि उस फैसल वराइच के पास कॉल आई कि आप हमसे मिलने आ रहे हैं या हम आपको लेना है। तो उसके बाद से वो थोड़ा मज़ीद डर गया था। इवन स्कॉलर्स भी ऐसे जुम्मे के मेंबर पे बयान कर रहे होते हैं कि सच इतना ही बोलना चाहिए कि जो अफोर्ड कर पाओ। अगर ज़्यादा हक बात की तो जो बात कर रहे हो वो बात भी नहीं कर पाएंगे आप लोग। तो ये पाकिस्तान में बोलने की आज़ादी का हाल है। सही है। इस हवाले से मेरे ज़हन में भी एक पॉइंट आ रहा था कि जो जर्नलिस्ट या जो स्कॉलर इतना हक बोले जितना वो अफोर्ड कर सकें, तो उसके एनालिसिस क्या होंगे? उसके एनालिसिस ट्रांसपेरेंट ही नहीं होंगे। वो थोड़ी सही तरीके से एनालिसिस दे पाएगा सिचुएशंस पे, क्योंकि उसके पास एक फैक्टर होगा कि यार मैं हर चीज़ पे अपने कमेंट्स पास नहीं कर सकता। तो ओवरऑल अगर मैं इस अपनी बात को समराइज़ करूँ तो ये वेस्ट की मुनाफ़क़त है। वो कहते हैं हम आज़ादी को सपोर्ट करते हैं, हम डेमोक्रेटिक हैं, हमारी मीडिया पॉलिसी आज़ाद है, जो बंदा चाहे बोल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर मैं इस्लाम की मीडिया पॉलिसी पे आऊँ तो उससे हमने बहुत अच्छे से समराइज़ किया हुआ है। अगर एक लाइन में कहूँ, अमल बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म देंगे और बुराई से हम रोकेंगे। और इसी को हमने मज़ीद एक्सप्लेन किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में दफ़ा नंबर 103 और दफ़ा नंबर 104 में। अगर मैं उन्हें पढ़ के सुनाऊँ कि एग्जैक्टली उसमें क्या वर्ड्स है, तो दफ़ा नंबर 103 में हमने डिस्कस किया है मीडिया वो महकमा या इदारा है जो रियासत के नश्र व अशार का ज़िम्मेदार होता है ताकि इस्लाम और मुसलमानों के मफ़ाद की नुमाइंदगी करें, दाखिली तौर पर, और एक मज़बूत और मरबूत इस्लामी माशरा तश्कील देने के लिए जो ख़बाइस को बाहर करे और पाक चीज़ों को अपने अंदर समोए, और ख़ारजी तौर पर हालत अमन और हालत जंग में इस्लाम की अज़मत, इस्लाम के अदल और इस्लाम की अस्करी क़ुव्वत को दुनिया के सामने पेश करें। इसी तरह इंसान के बनाए हुए निज़ाम के फ़साद, इसके जुल्म और इसकी अस्करी कमज़ोरियों को बेनकाब करें। इन केस इसमें उर्दू में कुछ गायर लफ्ज़ भी थे। अगर मैं इसे सिंपली एक्सप्लेन करूँ तो हमारी जो मीडिया है उसकी स्ट्रेटजी ये होगी कि हम मुसलमानों के और इस्लाम के इंटरेस्ट को सामने रखेंगे और हम बताएंगे कि नॉन मुस्लिम्स जो हैं इनका सिस्टम कितना करप्ट है। हम अपने माशरे को कल्चर करेंगे, ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज़, ऐसे शोज़, ऐसे क्या कहते हैं कंटेंट लोगों को देंगे जिससे लोग अच्छे से एजुकेट होंगे और वो एक इस्लामिक पर्सनैलिटी बनेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम दुनिया भर में ये चीज़ भी पेश करेंगे कि ये जो वेस्ट है इनकी आर्मीज़ कितनी कमज़ोर हैं और हमारी आर्मीज़ कितनी ज़्यादा पावरफुल है। अभी भी ISPR पर हमारी आर्मीज़ आ रही होती हैं, पावरफुल दिखा रहे होते हैं, वो जहाज़ में हैं, लेकिन ज़ाहिर है हम जानते हैं कि ख़ास इवेंट्स को वो निकलते हैं, जहाज़ उड़ के वापसी में गैराज में चले जाते हैं। लेकिन उस वक्त ज़ाहिर आर्मीज़ निकल रही होंगी फ़लस्तीन के लिए, तो वो यूट्यूब पे हम डालेंगे ये देखो हम जा रहे हैं, ये एरिया आज़ाद कर रहे हैं। और ये चीज़ देख के दुनिया में जो लोग होंगे वो ज़ाहिर मुस्लिम हुक्मरान वैसे एक्सपोज्ड है, वो जब देखेंगे कि यार इस्लामी रियासत इस तरह फंक्शन कर रही है वो ख़ुद ही जम हो जाएंगे। तो एक एतराज़ किया जाता है ना कि इस्लाम की फ़ॉरेन पॉलिसी में दावत जिहाद, आप जिहाद के ज़रिए इलाके खोलेंगे, तो हम दुनिया को दिखाएंगे भी कि हमारा सिस्टम जहाँ पे भी इस्लाम इंशाल्लाह शुरू होगा, खिलाफत शुरू होगी, वो दुनिया को अपनी एग्जांपल दिखाएगी मीडिया के ज़रिए कि हमारा सिस्टम ऐसा है, हमारी आर्मी मजबूत है और हमारे पास ये सलाहियत है कि हम दुनिया की लीडरशिप संभाल सकें। आगे हमने डिस्कस किया है
दफ़ा नंबर 104 में कि नशरोआत के ऐसे इदारे के लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं जिसका मालिक रियासत का शहरी हो, बल्कि सिर्फ़ मुताल्लिक़ा रियासती इदारे का ऑफिस को ख़बर करना और इसके इल्म में लाना काफ़ी है। किस किस्म का मीडिया बनाया जा रहा है, इनके ज़राए और इबलाग के मालिकान और लिखने वाले सहाफ़ी अपने हर रिपोर्ट और मवाद के बारे में ज़िम्मेदार होंगे। किसी भी किस्म की खिलाफ शरअ मवाद पर इनका मुआवजा होगा, जैसा कि रियासत के हर शहरी का होता है। तो इस्लाम का जो सिस्टम होगा उसमें मोनोपोली नहीं होगी। यानी अगर मैं कोई मीडिया एजेंसी खोलना चाहता हूँ और कोई कंटेंट पब्लिश करना चाहता हूँ तो मुझे इजाज़त होगी, मुझे सिर्फ गवर्नमेंट में जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के इदारे उन्हें इन्फॉर्म करना होगा, इजाज़त भी नहीं लेनी, बताना होगा, ठीक। लेकिन ज़ाहिर है ऐसी चीज़ जिसकी शरीयत में इजाज़त नहीं होगी, खिलाफत में भी ऐसी चीज़ हम मीडिया पे पब्लिश नहीं कर पाएंगे। अगर मैं कुछ एग्जांपल जिसकी दूँ तो मिसाल के तौर पे रियासत की सिक्योरिटी के बारे में हम लोग नहीं डाल सकते सोशल मीडिया में। किसी को किसी मिसाइल वगैरह पासवर्ड पता चल गया या फिर कोई ऐसी चीज़ पता चल गई जो बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हुई, कोई ख़ास डॉक्यूमेंट्स हुए जो गवर्नमेंट्स के प्राइवेट मैटर्स थे, वो पब्लिश नहीं कर सकता। या फिर क्या कहते हैं, किसी के बारे में फॉल्स झूठी बात नहीं फैला सकता मीडिया में। कि मैं आज देखते हैं ना, हम किसी क्रिकेटर के नाम से फेक वॉइस मैसेज चला देते हैं, या फिर हम देखते हैं कि किसी के मैसेज का स्क्रीनशॉट जो है वो फेसबुक पे डाल दिया जाता है, जबकि असली में ऐसा होता ही नहीं है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसी चीज़ जिसकी इस्लाम में इजाज़त नहीं होगी तो खिलाफत में भी उस चीज़ की इजाज़त नहीं होगी। तो इससे रिलेटेड जो हदीस है कि जिसने किसी पे इल्ज़ाम लगाया और वो झूठा हुआ, हदीस का मफ़हूम है, तो उसे दोज़ख की पीप में फेंकेगा अल्लाह। तो इस वजह से हम किसी पे झूठा इल्ज़ाम मीडिया में लगाया नहीं देंगे। लोगों को कोई लॉ के ख़िलाफ़ नहीं भड़का सकता, तो खिलाफत में बोलने की आज़ादी होगी, ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा सख्ती होगी, लेकिन कोई भी बंदा मीडिया के ज़रिए ही लोगों को लॉ के ख़िलाफ़ नहीं भड़का सकता। अगर वो कैंपेनिंग कर रहे हो तो जगह जगह जाके स्पीच दे रहा है कि क्या कहते हैं, मिसाल के तौर पे इस ज़ालिम हुकूमत ने शराब पे पाबंदी लगा दी है, बंदा जोन आउट होना चाहता है कभी कभी, तो हम रियासत उन्हें रोकेगी कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम हर किस्म की बात प्रमोट नहीं कर सकते, रेसिज्म नहीं कर सकते। हम देखते हैं अमेरिका में स्पेशली क्या कहते हैं ब्लैक्स के साथ इतना रेसिज्म किया जाता है, या इवन पाकिस्तान में भी सिंधियों पे जो जोक बनाए जाते हैं। तो इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है। इवन इस्लाम जो है वो क्या कहते हैं हिंदू और नॉन मुस्लिम्स की भी के खुदाओं को भी बुरा बोलने से मना करता है। अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह अल-अनम में फरमाया, वला तसुबुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयहसबुल्लाह अबूहुम बगैरि इल्म। ए ईमान वालो, ये लोग अल्लाह के सिवा जिनको पुकारते उन्हें गालियाँ ना दो, कहीं ऐसा ना हो कि ये शिर्क के आगे बढ़कर जहालत की बिना पर अल्लाह को गालियाँ देने लगे, नाउज़ुबिल्लाह। तो यही पॉइंट था। चलो वैलेंटाइन डे हो गया, क्रिसमस हो गया, या फिर LGBT को कोई प्रमोट कर रहा है तो इसको रियासत रोकेगी, बाकी कंटेंट बंदा सोशल मीडिया पे डाल सकता है। तो हमारे पास फुल राइट होगा, मर्द हो औरत हो, मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, वो गवर्नमेंट को अकाउंट कर सकता है, हुकूमत की जो गलतियाँ हैं उनको इन्वेस्टिगेशन करके एक्सपोज कर सकता है, ये हुकूमत के इश्यूज़ है, बग़ैर किसी डर के। इस्लामी रियासत में मीडिया पॉलिसी ऐसी है कि हुकूमत के बारे में हम जो क्रिटिक है वो कर सकते हैं बग़ैर गिरफ़्तार होने के डर से। तो ये इस्लाम की मीडिया की पॉलिसी है। अगर मैं उसे अपनी पूरी बात को समराइज़ करूँ तो हमने जो डिस्कस किया कि मीडिया जो है हर ज़माने में था, इसको कम्युनिकेट करने के अंदाज़ बदलते रहे, और जो वेस्ट का मीडिया है वो आज़ादियों पे खड़ा हुआ है। वो बोलता है कि हर बंदा आज़ाद है, जो चाहे डाल सकता है, लेकिन उनकी ये मुनाफ़क़त है कि वो ऐसी बात जो उनके ख़िलाफ़ जारी है उन्हें वो लोग रोकते हैं। इस्लाम की मीडिया पॉलिसी में हम हर कंटेंट डाल सकते हैं, मगर ऐसी चीज़ जो शरन जायज़ नहीं होगी उसे हुकूमत रोकेगी। और मीडिया पॉलिसी में हुकूमत जो है वो नेकी का हुक्म देगी, बुराई से रोकेगी, अपनी ताकत शो करेगी, दुश्मनों के निज़ाम और उनकी ताकत को एक्सपोज करेगी कि वो लोग कितने वीक हैं। और इंशाल्लाह हम अपने मीडिया के ज़रिए दुनिया को बताएंगे कि हमारी रियासत के पास वो सलाहियत है कि हम दुनिया की लीडरशिप संभाल सकते हैं, और हमारे लोग भी उस मीडिया के अंदर कल्चर्ड होंगे। जज़ाकल्लाह खैर।